हे स्टूडेंट्स, आई एम अनिरुद्ध, योर मैथ्स एक्सपर्ट। सो आज के इस सेशन में हम लोग 5 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड देखने वाले हैं जो आपके अपकमिंग जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है और एक थ्योरम जो है वो हम बहुत ही क्लासिक थ्योरम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू सीखने वाले हैं। क्वेश्चन बोलता है लेट ए बी सी आर द ऑड इंटीजर्स, ए बी सी तीन जो है वो ऑड इंटीजर्स है इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी विथ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is true? Option A, roots are rational. Option B, roots are irrational. Option C, discriminant is even. और option D बोलता है one root is rational and the another one is irrational. These are the four statement. तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें एक थ्योरम सीखना है और थ्योरम का नाम है रैशनल, या मैं इसको शॉर्ट में बोल देता हूं रैशनलिटी थ्योरम ऑफ रूट्स। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का हमें पैरिटी डिसाइड करना होगा, मतलब वेदर वो जो रूट है वो रैशनल है या इरैशनल है, तो उस केस में हमें ये थ्योरम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई करना होगा। क्या थ्योरम का स्टेटमेंट है कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और यदि मैं बोलता हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो रैशनल टाइप के हैं, और बच्चों हमें अच्छे से पता है कि जब भी किसी रूट्स के बारे में या किसी भी नंबर के बारे में रैशनल होना बोला जाता है, इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो हमेशा किस फॉर्म का होगा, पी अपॉन क्यू फॉर्म का होगा, जहां पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे। तो मुझे ये लिखना होगा कि यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल है तो मैं इसको x इक्वल्स टू पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। p और q ऑफ कोर्स इंटीजर है, बट इन दोनों कंडीशंस के अलावा भी कुछ हमें ध्यान में रखना होता है। पहली कंडीशन ये p और q पर ये होती है कि जो p और q का जो जीसीडी आप लेते हैं, जीसीडी का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, या इसको आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं एचसीएफ। तो यदि p और q का आप HCF लेते हैं तो वो हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये भी एडिशनल कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा क्या एडिशनल कंडीशन है कि जो ये नंबर P है, यहाँ पे जो P ऊपर की ओर जो नंबर लिखा हुआ है रैशनल नंबर में, जो ऊपर न्यूमरेटर साइड में जो नंबर है वो हमेशा डिवाइड करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कांस्टेंट को, मतलब P मस्ट डिवाइड C। ये जो सिंबल मैंने यहाँ वर्टिकल लाइन लगाया है इसका मतलब होगा P जो है वो C को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन इसके साथ ही लिख देते हैं कि जो नीचे वाला नंबर रैशनल नंबर में Q है, मतलब जो उस रैशनल नंबर का जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को डिवाइड करना चाहिए, मतलब Q डिवाइड्स ऑलवेज किसको, A को। तो यदि ये दोनों कंडीशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यदि रैशनल है उस पे इंपोज हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि फिर गारंटी है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस टाइप के होंगे, रैशनल होंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ये तो बात हो गई हमारी थ्योरम की। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो एबीसी आपके तीनों नंबर्स है वो ऑड इंटीजर्स है, एबीसी ऑड इंटीजर्स है, तो क्या बच्चों आप ये बोल सकते हैं, पहला मेरा जो कंक्लूजन है वो इससे रिलेटेड है, P डिवाइड्स बाय C, सॉरी P डिवाइड्स C। इसका मतलब होगा कि जो P है वो C को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और जब आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि एबीसी आपके तीनों के तीनों किस टाइप के इंटीजर्स है, ऑड इंटीजर्स है, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि जो आपका P होगा उसको क्या होना पड़ेगा, ऑड इंटीजर होना ही पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सिमिलरली दूसरी चीज आप ये देखें कि जो आपका Q है वो A को डिवाइड करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो Q है वो सेम इसी फैक्ट से, भाई Q जो है वो A को तभी तो डिवाइड करेगा जब जैसा नेचर A का है वैसा ही नेचर यदि Q का होगा तभी वो डिवाइड कर पाएगा। यदि वो इवन होगा तो फिर डिवाइड कैसे करेगा। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो Q है वो भी डेफिनेटली एक ऑड इंटीजर होने वाला है। तो ये दो चीजें यहां से मुझे क्लियरली समझ में आती है कि P और Q जो दोनों नंबर्स है वो मेरे किस टाइप के नंबर्स है, ऑड नंबर्स होने वाले हैं। अब ऑड नंबर्स के बारे में आपको P और Q के बारे में ये चीज पता चल गई, तो क्या बच्चों यहां से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो P और Q आपने ये चीजें देखी कि जो P और Q के बारे में आपको ये बात पता लग गई, तो मैं यहां से थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। थ्योरम तो आपने लिख ही लिया होगा तो इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग, यहां से वापस आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यदि P और Q के बारे में पता चल गया तो मैंने जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अज्यूम किए हैं वो कुछ इस तरीके से अज्यूम किए। मैं मान के चल रहा हूं कि माना कि सपोज करो अज्यूम करते हैं कि इसके रूट्स जो है वो रैशनल है। अब यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब x की जगह आप ये पुट कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, P अपॉन Q का स्क्वायर और प्लस B, और यहाँ पे हो गया P अपॉन Q और प्लस C इज इक्वल्स टू 0। आप एलसीएम वगैरह लेते हैं तो AP स्क्वायर प्लस BPQ और प्लस CQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपको ये इक्वेशन मिलती है। अब मेरा जो P है वो ऑड है मुझे पता है, और Q भी मेरा एक ऑड नंबर है, ABC खैर ऑड नंबर है ही। तो यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि AP स्क्वायर जो है वो क्या हो गया, एक ऑड नंबर आएगा।
क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे, क्योंकि मुझे पता है पी ऑड है, तो एपी स्क्वायर भी एक ऑड नंबर आएगा। ठीक है, ऐसे सी क्यू स्क्वायर भी यहां से आप बोल सकते हो किस तरीके की चीज आएगी, एक ऑड नंबर आएगा। और यहां से बी पी क्यू के बारे में भी आप बोल सकते हैं कि ये भी आपका एक ऑड नंबर होगा, क्योंकि बी आपका ऑड नंबर, पी ऑड नंबर, क्यू ऑड नंबर, इसका मतलब जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे भी एक ऑड नंबर जनरेट होने वाला है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कंप्लीटली एक ऑड नंबर रहने वाला है। इन तीनों ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो यहाँ एक ऑड नंबर ही आएगा। बट राइट हैंड साइड में आप क्या देखते हैं कि वहां तो भाई साहब जीरो बैठा हुआ है, और जीरो बैठा हुआ है तो जीरो इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो इसका मतलब यहाँ ऑड और इस साइड इवन, तो इसका मतलब तो ये तो गड़बड़ हो गया, इक्वेशन बैलेंस कैसे हो पाएगी। तो इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन है वही रॉन्ग था। और हमने क्या एजम्पशन लिया था, हमने ये एजम्पशन लिया था कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो किस तरीके के हैं, रैशनल रूट्स है। तो इसका मतलब हमारा ये एजम्पशन रॉन्ग था। इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूट्स जो है वो किस तरीके के जाने वाले हैं, इररेशनल रूट्स जाने वाले हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। सो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जेई एडवांस लेवल पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन है वो आपको बोलता है कि लेट डी जो है वो आपका एक एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वेयर ए बी सी आर सक्सेसिव पॉजिटिव इंटीजर्स, और सी को आपने एक्सप्रेस किया है ए इंटू बी में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑप्शन ए डी इज इवन, ऑप्शन बी रूट ऑफ डी इज रैशनल, ऑप्शन सी रूट ऑफ डी इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एंड ऑप्शन डी डी इज ए प्राइम नंबर, राइट। सो सबसे पहले आप देखिए कि जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपको कंसिडर करना है, उस केस में मेरा ए तो बनेगा एन, और बी मैं लेट कर लेता हूं, डेफिनेटली जो इसका नेक्स्ट इंटीजर है वही बनेगा, तो n प्लस 1 बन जाएगा। और c को उसने क्रिएट किया है a इंटू बी के फॉर्म में, मतलब जो c है वो और कुछ नहीं होगा बल्कि n इंटू एन प्लस 1 होगा। अब हमारा जॉब है कि सबसे पहले d पता किया जाए कि d कितना होगा। तो d यार आपको गिवन है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन d को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब मुझे ए बी सी की वैल्यू जो ऊपर मैंने एज्यूम किया वो मुझे यहाँ पुट करनी होगी। तो a का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, और b का स्क्वायर का मतलब हो गया n प्लस 1 का स्क्वायर, और c का स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n स्क्वायर और प्लस आपका n स्क्वायर और फिर 2n प्लस 1 और फिर n स्क्वायर, और यहाँ इस ब्रैकेट को ओपन करो तो आपको मिलेगा 2n प्लस 1, कुछ इस तरीके से, वेरी सिंपल, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो n स्क्वायर और प्लस में आपका n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस 1 और प्लस n4 प्लस 2n क्यूब और प्लस n स्क्वायर। सिंपली हमने सारे टर्म्स को कलेक्ट कर लिया। अब इनको अरेंज करते हैं टर्म्स को, तो सबसे पहले n4 होगा, ठीक है, फिर 2n क्यूब आ गया, और n स्क्वायर के मैं देख रहा हूँ 3 टर्म है तो 3n स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और ठीक ऐसे यहाँ पे n का एक ही टर्म है 2n, और लास्ट में आपका 1 हो गया। कुछ इस तरीके के आपको टर्म्स यहाँ पे मिलने वाले। अब आप इसको बच्चों ध्यान से देखो, तो क्या मैं इसको एक होल स्क्वायर के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूँ, का होल स्क्वायर, राइट। होल स्क्वायर ओपन करके आप देखोगे n स्क्वायर का होल स्क्वायर जब ओपन होगा यही आएगा, और यहाँ पे एक n क्यूब जनरेट होगा, और इसी तरीके से सारे टर्म्स जनरेट होंगे, तो आप देखोगे कि वापस आपका यही एक्सप्रेशन आ गया। तो d का वैल्यू मुझे मिलता है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब यदि रूट ऑफ d पता किया जाए तो रूट ऑफ d और कुछ नहीं आएगा बल्कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 ही आएगा, ये मेरा रूट ऑफ d होगा। हमें रूट ऑफ डी को ही एनालाइज करना है, तो रूट ऑफ डी, अच्छा पहली चीज तो ये है कि क्वेश्चन ऑप्शन में आपको देखिए कि ए जो है वो ऑप्शन बोलता है कि क्या डी एक इवन नंबर होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि डी इवन नंबर होगा। ये जरूर है कि डी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब डी जो है वो पॉजिटिव होगा, ये हम बोल सकते हैं। ना तो हम प्राइम का बोल पाएंगे और ना इवन नंबर का बोल पाएंगे, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो आपके आउट ऑफ द रेस हो गए। अब रूट ऑफ डी के बारे में थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि रूट ऑफ डी को क्या मैं इसी को ऐसा एक्सप्रेस कर सकता हूं, यदि n मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बनेगा n इंटू एन प्लस 1 और प्लस में आपका 1 हो गया, राइट। और n प्लस 1 और n इंटू एन प्लस 1 जब स्टार्टिंग स्टेप की बात करें हम लोग, तो हमने इनको तीन जो है वो ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के फॉर्म में एज्यूम किया था। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो n है वो चाहे तो इवन हो चाहे तो ऑड हो, n इंटू एन प्लस 1 जो है ना, जिसपे मैं इस तरीके से मार्क कर रहा हूं n इंटू एन प्लस 1, इसके बारे में मुझे कंफर्म पता है कि ये आपका एक इवन नंबर होने वाला है। चाहे n आपका इवन इंटीजर हुआ चाहे ऑड इंटीजर हुआ, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 हमेशा एक इवन नंबर होगा, और जब उसमें 1 ऐड करोगे तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक ऑड नंबर आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, बिकॉज हमें पता है कि जब भी किसी इवन नंबर में 1 ऐड करोगे तो ऑड नंबर आ जाएगा। तो यहां से आपको पता चल गया कि रूट ऑफ डी इज डेफिनेटली ए ऑड नंबर, राइट। तो अब आप देखिए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एग्जैक्ट सही होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका एग्जैक्टली करेक्ट होगा। रूट ऑफ डी इज एन ऑड इंटीजर नंबर, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन फॉर दिस सेकंड प्रॉब्लम।
तो जेई एडवांस लेवल पे क्वाड्रेटिक में ये आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन है, वो बोलता है कि लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट, सपोज दैट देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट इंटीजर a1 a2 a3 a4 सच दैट fa1 fa2 fa3 fa4 सब बराबर है और 3 के इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए, देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर b सच दैट fb इक्वल्स टू 14, और स्टेटमेंट बी बोलता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर b such that fb is equals to 14। ऑप्शन सी बोलता है कि fx must be a constant function, और ऑप्शन डी बोलता है कि fx must be a linear function। तो कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन देख के ये देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन f हमारा है वो 4 पॉइंट्स पे सेम वैल्यू दे रहा है, और कितनी वैल्यू हमें मिल रही है, 3 वैल्यू आ रही है। मतलब जब f1 में आप f के अंदर a1 भेजोगे तो आपको 3 मिलता है, जब f के अंदर 2 भेजोगे तो भी आपको 3 मिलता है, जब f के अंदर a3 भेजोगे तो भी आपको 3 मिलता है, और a4 भेजते हो तो भी 3 मिलता है। तो इसका मतलब क्यों ना मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करूं कि मेरा gx एक फंक्शन है और मैं gx को एनालाइज करूंगा और मैं इस फंक्शन को बना देता हूं fx माइनस 3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इस वजह से कि जब मैं x के अंदर a1 को भेजता हूं तो मेरा फंक्शन बनेगा ga1, और ga1 को जैसे ही मैं 0 बनाता हूं तो ga1 0 करने पे मुझे मिलता है fa1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और यहां से मुझे क्लियरली जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है वो दिखाई देती है, दैट इज fa1 इक्वल्स टू 3। सिमिलरली जब g के अंदर आप a2 को भेजते हो तो सेम कंडीशन fa2 इक्वल्स टू 3 भी मिल जाएगी। मतलब ये जो 3-4 बातें यहाँ पे लिखी हुई है वो बिल्कुल ठीक हमें यहाँ पे लग रही है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, ये gx हो जाएगा। बट दिक्कत ये है कि gx को 0 बनना पड़ेगा, मतलब हमें g के रूट्स को एनालाइज करना पड़ेगा कि g के रूट्स किस तरीके के बन पा रहे हैं, राइट। तो ये हमने कुल मिला के g कंसिडर कर लिया और ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे सेकंड पार्ट में। तो यदि g आपका ये फंक्शन है तो क्यों ना मैं g को एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर दूं। तो यहां से इतनी बात जो मैंने अभी ऊपर बताई उससे आपको ये क्लियर हो गया कि भाई साहब ga1 को तो 0 करना पड़ेगा, और ठीक ऐसे ही आप ga2 को भी 0 कर पाओगे, और ठीक ऐसे ही ga3 को भी 0 कर पाओगे, और ऐसे ही आप देखोगे कि ga4 को भी 0 बनना ही पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a1 a2 a3 a4 इन पे फंक्शन का वैल्यू 3 आने वाला है, ठीक है। अब इस बात से क्या समझ में आता है आपको, इस बात से ये समझ में आता है कि g का एक रूट a1 है, और g का दूसरा रूट a2 है, g का तीसरा रूट a3 है, और g का चौथा रूट a4 है। 4 ऐसे रूट्स g के हमें पता चल गए। हालांकि ज्यादा कुछ हम अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि g के पास ये चारों रूट्स तो होंगे ही होंगे। और g के पास यदि ये चारों रूट है तो g को मुझे ऐसे एक्सप्रेस करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, x माइनस a2 x माइनस a3, और इसका तीसरा फैक्टर ये हो गया, और चौथा फैक्टर x माइनस a4, और बाकी और भी फैक्टर हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कि बाकी और कौन से फैक्टर होंगे। तो मैंने कंसिडर कर लिया बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो hx में छिपे हुए हैं। डन है यहां तक। तो ये मेरा फंक्शन जो है वो gx हो गया। अब यदि फंक्शन gx आपके पास आ गया, अब हमें gx को एनालाइज करना है। अब क्वेश्चन में ऑप्शन क्या देता है कि ऑप्शन ये दे रहा है कि देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर, यहाँ पे एनी इंटीजर है, देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर b सच दैट कि आपका fb 14 हो जाना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि fb यदि 14 करना है तो इस ऊपर वाली इक्वेशन से कि यदि आपको fb 14 करना है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा gb इज इक्वल्स टू fb माइनस 3, राइट। अब आपको fb को यदि 14 करना है तो इसका मतलब ये हो गया ना कि 14 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा 11, मतलब g को उस टाइम कितना बनना पड़ेगा 11 बनना पड़ेगा। और g को यदि 11 बनना पड़ेगा तो यहां से वापस अपन इसी फंक्शन पे आते हैं दोबारा से, और इसमें आप देखिए कि उस केस में आपका gb जो है वो कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा, और 11 बन गया तो यहां से क्लियर कट एक कंडीशन आती है x माइनस x नहीं, यहाँ पे b लिखिए क्योंकि x की जगह तो हम b यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा b है, b माइनस a1, और यहाँ पे b माइनस a2, और ऐसे ही b माइनस a3, और ऐसे ही आपका b माइनस a4, और लास्ट में आपका hb, और ये सारा वैल्यू 11 के बराबर होने में कोई तकलीफ नहीं है। डन है यहाँ तक। अब यहाँ से क्या समझ में आता है कि यहाँ से है कि पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा चौथा, और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। अब इन सारे फैक्टर्स के सामने है 11, और 11 बड़ा एक क्लासिक नंबर है, 11 इज अ प्राइम नंबर। तो इसका मतलब जब आप इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे ही फैक्टर होंगे कि हर जगह या तो प्लस माइनस 1 आ सकता है, और या फिर क्या आ सकता है प्लस माइनस 11 में से। इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स एडजस्ट होंगे ताकि सबका मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आ जाए 11 आ जाए। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ये कंफर्म हो गया कि इसमें दो फैक्टर्स जो है वो कंफर्म बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे मैं एग्जांपल से भी आपको बता देता हूं कि हो सकता है कि b माइनस a1 की जगह आप 1 यूज करो और b माइनस a2 की जगह आप माइनस 1
1 यूज करो, और ठीक ऐसे ही यहाँ पे b माइनस a3 की जगह आप हो सकता है 11 यूज करो, और b माइनस इसकी जगह आप जो है वो हो सकता है कितना यूज करो, -1 यूज कर लो, और लास्ट में इसकी जगह फिर से 1 यूज कर लो। ऐसा पॉसिबल है, तभी तो आप इन सब का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो -1 +1 हो गया, और एक 11 यहाँ पे है, तो सारे फैक्टर्स मिलके फिर से कितना बना लेंगे, 11 बना लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां से कंफर्म ये बात तय है कि इसमें से दो फैक्टर्स जो है वो है आपस में बराबर। जैसे यहाँ पे ये फैक्टर और यहाँ पे ये चौथा वाला फैक्टर, मतलब सेकंड फैक्टर और जो फोर्थ फैक्टर है ये आपके इक्वल होंगे ही होंगे न्यूमेरिकली। इसका मतलब b माइनस a2 जो है वो क्या हो जाएगा, b माइनस a4 के बराबर। मैंने एक केस लिया है, आप दूसरा केस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से b से b कट गया, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, a2 इज इक्वल टू a4। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब इससे क्या तकलीफ हुई ये सोचिए कि a2 जब a4 के बराबर हो गया, मतलब जो ये कोफिशिएंट स्टार्टिंग से बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट इंटीजर्स a1 a2 a3 a4, तो यहां से हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया या क्या हमने रिजल्ट निकाल दिया, हमने तो ये रिजल्ट निकाल दिया कि a2 a4 बराबर है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन है वही गलत है, और हमारा अजम्पशन क्या था कि हमने जीबी को किसके इक्वल कर दिया, 11 के इक्वल कर दिया। हमने जीबी को 11 के इक्वल क्यों किया, क्योंकि हम ऐसा इंटीजर b डिफाइन करने वाले हैं जिसपे आपका fb कितना हो रहा था, 14 हो रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ऐसा कोई इंटीजर भाई साहब फिर तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता जिसके लिए fb कितना हो जाए, 14 हो जाए, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे तो उनमें से कोई दो फैक्टर्स को तो बराबर होना ही होना पड़ेगा इस 11 की वजह से। और यदि ऐसा हुआ तो फिर इंटीजर्स ये जो a1 a2 a3 a4 इनमें से कोई दो तो पक्का बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग, और एजम्पशन रॉन्ग तो इसका मतलब ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। सो